क्लास वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। उठ गए हैं सब लोग? आज संडे नहीं, आज सैटरडे है। सैटरडे है ना? गुड मॉर्निंग। रिप्लाई रिप्लाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिप्लाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं सब लोग, उठ गए हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जल्दी बोलो। जो लोग आज भी गलत आंसर देंगे उनका कुछ करना पड़ेगा अपने को। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट के दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल 4 लोग सिग्निफिकेंट है। ये जो आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रेल वाली कैटेगरी में आते हैं। ट्रेल मतलब पीछे आते हैं, और इनके पहले या आजू बाजू कहीं पे भी डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेल वाले जीरो का कमाल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे। ठीक है, इस पूरी जगह पे जो ये वाला जीरो आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जीरो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जीरोस लीड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो लीड वाले कैटेगरी वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, और नंबर तो हरदम सिग्निफिकेंट होता ही है। नॉन जीरो और नंबर तो हरदम सिग्निफिकेंट ही होता है। तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहां पे दिखाई देगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पढ़ा कि नहीं? कल जाके वो शीट पढ़ा कि नहीं? कल के कल निपटाया कि नहीं? कल के कल निपटाया कि नहीं? 1 सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा, और ये दोनों के दोनों जीरोस इस दोनों नंबर के बीच में ट्रैप्ड है, और ट्रैप्ड वाले जीरो हरदम सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, इसलिए टोटल 4 लोग सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अगला एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड आप लोगों ने घर पे जाने के बाद कल की शीट अगर अच्छे से पढ़ी है और आप लोगों ने लीडिंग, ट्रैप्ड और ट्रेलिंग ये वाले जीरोस को अच्छी तरह से समझ लिया है। सो द फर्स्ट एग्जांपल वाज द ट्रेल वाला जीरो, सेकंड एग्जांपल वाज फॉर द लीड ऑफ द जीरो, एंड द थर्ड एग्जांपल इज ऑफ द ट्रैप वाला जीरो। ठीक है, सो आपके दिमाग में लीड, ट्रैप और ट्रेल ये तीनों जीरोस के बारे में दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कब क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेलिंग वाले जीरो में 2 तरह की चीजें आती हैं, डेसिमल होना और डेसिमल ना होना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहीं पे 500 लिख रहा हूं तो 500 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 5। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे बिकॉज ये दोनों जीरो ट्रेल वाली कैटेगरी में आते हैं, पीछे आते हैं, परंतु कोई भी डेसिमल्स नहीं दिखाई दे रहा।
तो इसलिए यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। थोड़ी बहुत एक दो बातें और हमारी बाकी हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में करने के लिए। एक ही बात बाकी है एक्चुअली, एक दो भी नहीं, एक ही बात बाकी है। सपोज कीजिए कभी आपको इस तरह की चीज दिखाई देती है, ठीक है, पावर में कोई चीज आपको दिखाई देती है। कभी भी आपको कोई चीज किसमें दिखाई देती है? पावर में दिखाई देती है। तो पावर वाली चीज कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब क्या? 3 इंटू 10⁸ अगर आप करेंगे, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो ये जो 10⁸ वाला बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये 10⁸ वाला बंदा कभी भी सिग्निफिकेंट कैटेगरीज में नहीं आता, क्योंकि 10⁸ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 10⁸? यहां पे 8 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे 8 जीरो हो जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं माना जाएगा। तो यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आएगा। हरदम याद रखना है, जो भी पावर वाला होगा 10⁸, ये जो भी चीज आती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। तो सिर्फ उसके साथ जो नंबर होगा उसी को आप सिग्निफिकेंट कैटेगरी में मानोगे। और एक एग्जांपल हो जाए, फॉर एन एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 0.68 इंटू 10⁸, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, क्योंकि 10⁸ वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये वाला जीरो लीडिंग वाली कैटेगरी में आता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिर्फ 6 और 8 सिग्निफिकेंट माना जाएगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस वाला ऑल्सो? ये एक कल बताना बाकी रह गया था, आज बता दिया। पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट कैटेगरीज में नहीं आते। समझ में आया सब लोग को? ये क्लियर है सब लोग के दिमाग में? सिग्निफिकेंट फिगर्स डन है क्या? ठीक है, चलिए आज हमें और एक टॉपिक देखना है। और उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, पावर प्लस में हो या माइनस में हो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा अगला टॉपिक है, अच्छी तरह से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैं पहले इसका एक डेफिनेशन आप लोग के सामने लिख देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी physical quantity can be expressed as a into 10⁻n, where a is a number, जहां पे a एक नंबर है, such that a is less than equal to 0.5 or it is greater than a is greater than equal to 0.5 or it is less than 5, and n is a integer called the order of magnitude. Don't take tension about the definition हमें लिखना पड़ता है, इसलिए मैं लिखता हूं। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरह से बात करेंगे जरा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, एनी नंबर दैट इज गिवन टू यू, एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आपको नंबर दिया हुआ है 3200, ठीक है, 3200 इज द नंबर दैट इज गिवन टू यू, ठीक है। और किसी ने आपको बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, किसी ने आपको बोला इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ये पता करके बताओ। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर को आपको इस वाले फॉर्मेट में लिखना है,
मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर कुछ होना चाहिए, और दूसरा a का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए या लेस देन 5 होना चाहिए। ये दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। 3200 को मैं इस वाले फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं 3200 को इस वाले फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो मैं 3200 को लिख सकता हूं 32 इंटू 10⁻²। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस वाले फॉर्मेट में ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, वो वाला नंबर वैसे का वैसा ही है। 32 के साथ 2 जीरो थे तो 32 इंटू 10⁻² लिखा, एग्जैक्टली इस जैसा दिखाई दे रहा है। बट आपको एक और चीज का ख्याल रखना है। वो एक और चीज का ख्याल क्या रखना है? ये जो नंबर है वो ए है, आप 10 को देख सकते हैं, यहां पे भी 10 है, यहां पे 2 है और यहां पे n है, एग्जैक्टली सब कुछ बराबर चल रहा है। पर द प्रॉब्लम इज जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो 0.5 के या तो बराबर होनी चाहिए, या तो उससे बड़ी होनी चाहिए, या तो 5 से कम होनी चाहिए। इस रेंज में a की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप a की वैल्यू देखेंगे, यहां पे a की वैल्यू 32 है और 32 तो 5 से ज्यादा होता है, तो आप क्या करोगे? अब प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करो। मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस थिंग एज 3.2 इंटू 10⁻³ बराबर है। इस तरह से हम इसका डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ लिखा है ना, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अगर मैं यहां से एक 10⁻1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस 32 इंटू 10⁻² ही आएगा ना। अब इस वाले चीज को बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या ये वाली चीज हमारे दोनों चीजों को सेटिस्फाई करती है? आप देख सकते हैं ए जो है वो उस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज आपने क्या नोटिस करनी है, जो ए है वो 0.5 से और 5 के बीच में, 3.2 इन दोनों के बीच में आता है। तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। ये जो पावर होता है ना, पावर n, उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर आप यहां पे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है n इज अ इंटीजर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो 10 की जो पावर होती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। कभी भी आप नोटिस करेंगे ना, कभी भी आप नोटिस करेंगे, जैसे कि अगर आपको पता होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ऐसा ही क्यों? मतलब लोगों ने जब स्पीड ऑफ लाइट दुनिया को बताई तो उन्होंने इसी फॉर्मेट में क्यों बताई? 3 इंटू 10⁸ के फॉर्मेट में क्यों बताई? ऐसा क्यों नहीं किया 30 इंटू 10⁻7 या 0.3 इंटू 10⁻9? ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सब लोग एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट फॉलो करते हैं और उसी में लिखते हैं कि कैसी कैसी वैल्यूज बतानी चाहिए। तो अगर आप ये स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, इस चीज को बोला जाता है क्या? इस चीज को बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाला बंदा इसके जैसा दिखता है और जो 3 है वो हमारे रेंज में भी आता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 8। जो 10 का पावर है वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। और एक एग्जांपल हो जाए, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है रेडियस ऑफ अर्थ का। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर का, बराबर है। अर्थ का रेडियस आपको पता होगा, अर्थ गोलाकार है, ठीक है, तो वो उसका जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखो 64 इंटू 10⁻² किलोमीटर, बराबर है, लिखा आपने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 64 हमारे इस रेंज में आता है? नहीं आता। 64 हमारे इस रेंज में नहीं आता, तो अभी क्या करेंगे? 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर लिख दो।
बराबर है कि नहीं? अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो 6.4 हमारी रेंज में नहीं आता। तो अब और एक काम करो, 0.64 इंटू 10⁴ किलोमीटर लिख दो। अब ये बंदा हमारी रेंज में आता है। देखो, ए की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, 0.5 के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 0.64 5 और 0.5 के बीच में आता है, पर 6.4 5 से बड़ा है, नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ने इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको ओके बोला। नाउ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज हाउ मच? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 4। और एक एग्जांपल आप लोग के लिए, ये होगा हमारा पेज नंबर 2। लेट्स गो फॉर द पेज नंबर 3। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चार्ज, चार्ज, अगर आप किसी भी चार्ज की वैल्यू जानते हैं तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी प्रोटॉन के पास इतना सा चार्ज होता है। अगर किसी ने आपको बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है? हाँ। क्या 1.6 0.5 से और 5 के बीच में आता है? हाँ। तो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -19। खत्म हो गई बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है? सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है क्लास आपने। पहली बात का क्या ध्यान रखना है? a इंटू 10⁻n के फॉर्मेट में आपका नंबर दिखना चाहिए, और जो a का वैल्यू होना चाहिए वो 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। गिव मी यस और नो, ऑल ऑफ यू गिव मी अ यस और नो। फटाफट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? डन है? पक्का? गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं। सो क्लास, इसी के साथ हम लोगों ने आपका ये चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, अगर हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है सर, एग्जांपल नंबर 2 में अगर 10 का पावर 7 करेंगे तो 3.1 होगा या 3.0 होगा? 10 कौन से एग्जांपल नंबर 2 में अगर 10 का पावर आप 7 करेंगे, 10 का पावर आप 7 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30, 3.0 नहीं होगा, 30 हो जाएगा ये। 10 टू द पावर अगर आप 7 करोगे तो 10 टू द पावर 7 करने का मतलब एक जीरो आपने इसको दे दिया, तो 3 को अगर आप एक जीरो दे दोगे तो 30 हो जाएगा। समझ में आता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना, मतलब 8 जीरो है। अगर आपने 8 जीरो में से इसको एक जीरो दे दिया तो ये 30 हो जाएगा ना। 3 इंटू 10 इज 30। जैसे कि यहां पे 3.2 था, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा है। अगर आपने इसको एक जीरो दे दिया तो 32 इंटू 10 32, 3.2 इंटू 10 32 हो जाएगा। सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सब लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सिंपल टॉपिक है, मैं वापस रिपीट करता हूं, हम लोगों ने ये चैप्टर को कर दिया है फिनिश। ठीक है, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो एक्सरसाइज के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स हैं हमको उनको फटाफट निपटाना पड़ेगा। ठीक है, बट एज यू नो, मैंने पहले ही बोला है कि हम लोगों के रेड्यूस सिलेबस का पीडीएफ कल मैंने आपको भेजा था। आई होप आप लोगों ने वो रेड्यूस सिलेबस का पीडीएफ देखा होगा। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं यहां से आज लेने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल, क्या हमने सॉल्व किया है ये वाला न्यूमेरिकल? Have we solved this numerical? An object is falling freely. An object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon gravitational acceleration. ये किया है हम लोग? नहीं किया? चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, क्या आप लोग करने का करेंगे, आप लोग ट्राई करने का करेंगे कि मैं सॉल्व करूं? बोलो कैसा करना है? डू यू पीपल वांट टू सॉल्व और डू यू वांट मी टू सॉल्व? करेंगे आप लोग ट्राई? मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करूं आपकी, मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करूं, करेंगे आप लोग? बोलिए बोलिए, यस और नो बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन जरा मैं आप लोग को समझा देता हूं, क्वेश्चन में जरा आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है,
प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h इज v। यहां तक तो सिर्फ जानकारी थी, उसके बाद क्वेश्चन चालू होता है। इफ v डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस, मतलब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है v यानी कि वेलोसिटी वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस किस पे, जी पे, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दूसरा बंदा कौन है, एच पे, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ विद डायमेंशनल एनालिसिस दैट v इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट जी एच, वेयर k इज अ कांस्टेंट। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या तुम्हें क्लिक हो गया कि ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है? सब लोग को ये चीज क्लिक हो गई है कि ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है? क्या आपको याद है, आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड किया, आपने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड किया, आपने F इज इक्वल टू ma का होमवर्क किया हुआ है, याद आ रहा है सब लोगों को ये चीज? गिव मी अ यस और नो, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको लिखते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग यहां पे लिखते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर a एंड h का पावर b, क्योंकि वेलोसिटी जो होगा ये g पे और h पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइप नहीं है बेटा, ये सेकंड टाइप है साक्षी। फर्स्ट टाइप तो जो था वो दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है कि गलत है वो था। सेकंड जो हमने टाइप किया था डायमेंशन का, सेकंड टाइप में ये रिलेशनशिप वाला किया था, थर्ड टाइप में कन्वर्जन फैक्टर वाला किया था। तीन टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे ना डायमेंशन एनालिसिस में, ये सेकंड टाइप पे डिपेंड करता है। बराबर है? इसके आगे क्या सिखाया था, वेलोसिटी लिखो, इक्वल टू साइन डालो, कांस्टेंट k डालो, g का पावर a, h का पावर b। अब इसको आगे सॉल्व करना तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है, जल्दी बोलो, फटाफट है, फटाफट है, बोलो जल्दी फटाफट। डू यू वांट टू सॉल्व? यस और नो हो जाए, करो, चलो जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी। आता है ना? चलो आंसर बताओ मेरे को, ए का पावर कितना है, ए का आंसर कितना है और बी का आंसर कितना है? कम ऑन फटाफट, चलो एवरीबॉडी सॉल्व। जल्दी, मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पर आपको करना है। आरजू फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकते, फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकते। फर्स्ट मेथड सिर्फ ये बताता है कि एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। सेकेंड मेथड से प्रूव करके दिखाना है हमको कि वी का फॉर्मूला ऐसा आता है। आपको ए और बी की पावर निकालनी पड़ेगी, चलो जल्दी निकालो ए और बी का पावर। दे रहा हूं मैं 2 मिनट का टाइम, दे रहा हूं सबको, दे रहा हूं मैं 2 मिनट का टाइम।
डन है, बहुत लोग के आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, ठीक है, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m का पावर 0 जाएगा, l का पावर 1 जाएगा और टाइम का पावर -1 जाएगा, बराबर है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। मनीष करते हैं, टेंशन मत लीजिए, करते हैं इस क्वेश्चन पे, फिलहाल ध्यान दीजिए, करते हैं। इक्वल टू हम लोग करेंगे k का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना जाएगा? m का पावर 0 है, l का पावर 1 है, t का पावर -2 है, होल पावर a चले जाएगा, बराबर है? हाइट, हाइट का डायमेंशन आएगा m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0, होल पावर आपका b चले जाएगा, बराबर है? m का पावर 0 चल रहा है, l का पावर 1 चल रहा है, t का पावर -0 चल रहा है, -1 चल रहा है। अब ये पावर आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर a हो जाएगा, t का पावर -2a हो जाएगा, ठीक है। m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर b हो जाएगा, t का पावर 0 हो जाएगा। अगले वाले स्टेप में आपको पता होगा व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, ठीक है। तो आपने कर देना है m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। यहां से m और m का बेस सेम है तो 0 + 0 0 हो जाएगा, l और l का बेस सेम है तो a + b हो जाएगा, t और t का बेस सेम है तो -2a हो जाएगा। अब आपको LHS और RHS की पावर्स को कंपेयर करना है। m का पावर 0 है, यहां पे भी m का पावर 0 है, कुछ नहीं होगा। l का पावर 0 है, यहां पे l का पावर 1 है, तो a + b = 1 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में चेक करते हैं, t का पावर -2a है और यहां पे t का पावर -1 है, यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का पावर हाफ आ रहा है, बराबर है? यहां पे a का पावर सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ प्लस b = 1, b आएगा 1 - हाफ, यानी कि b भी आएगा हाफ। सो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारा a का आंसर हाफ आ रहा है, b का आंसर हाफ आ रहा है। अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, हमारा फाइनल आंसर अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हमको वो प्रूफ करके दिखाना था, जो क्वेश्चन में बोलता है वो प्रूफ करके दिखाना था। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, तो आपको मिलेगा v = k, g का पावर आएगा हाफ एंड आपका h का पावर भी आएगा हाफ। तो आप लिख सकते हैं v = k, g और h दोनों का पावर हाफ है, तो हम दोनों के ऊपर एक साथ अंडर रूट पुटअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये चीज को टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रूव करके दिखा दिया। वो उसने क्या बोला था? प्रूव विद डायमेंशनल एनालिसिस दैट v = k √gh, हमने प्रूव करके दिखा दिया। बोलिए डन है कि नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी, डन है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कमाल लग रहा होगा। डन है? आ रहा है सबको समझ में? पक्का? सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को, फटाफट हाया ना बोलो। दैट्स रियली ग्रेट क्लास, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए अब हम करेंगे 10th वाला। हमने 10th वाला किया है क्लास? हैव वी डन द 10th वन? हैव वी डन द 10th वन? नो, 10th वन नहीं किया ना? चलिए अभी हम 10th वन कर रहे हैं। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ पावर कंपेयर किया है, ठीक है। जैसे यहां पे m का पावर 0 होता है तो यहां पे भी m का पावर 0 कंपेयर करना है। जैसे l का पावर a + b है तो यहां पे l का पावर 1 है, इसलिए a + b = 1, पहला इक्वेशन बन गया आपका। यहाँ पे t का पावर -2a है और यहाँ आपका t का पावर -1 है, कंपेयरिंग द पावर्स, -2a विल बी -1। अब आपने सिर्फ ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, a की वैल्यू हाफ है ना, आपने अभी अभी निकाली, तो खाली आपने हाफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ वहां पे जाएगा, -हाफ हो जाएगा, 1 - हाफ इज हाफ।
सो अब ये दोनों उठा के आपने अपने स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपको पता चल गया कि इधर का पावर हाफ है और इधर का पावर भी हाफ है. एनीथिंग हैविंग अ पावर हाफ इज रिटन एज अंडर रूट. किसी का भी पावर हाफ होता है तो उसको आप अंडर रूट लिखते हैं. जैसे कि अगर जी का पावर हाफ है तो आप उसको रूट जी लिख सकते हैं. तो एक्चुअल में इन दोनों का पावर हाफ है तो रूट जी और रूट एच आएगा. अगर दोनों में सेम ही रूट है तो उनको एक साथ रूट में लिख सकते हैं. रूट जी रूट एच कैन बी रिटन एज रूट जी एच. इस तरह से होता है. ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं. दैट इज द 10th वन. सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. ये है हमारा 10th न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, सब लोगों ने जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. ठीक है, जितनी अच्छी आदत आप अभी के अभी लगाओगे, ठीक है, जितनी अच्छी आदत आप अभी के अभी लगाओगे उतना बेहतर आपको आगे समझ में आएंगी चीजें. तो अभी आप जस्ट 10th पास आउट हो, आपने अभी अभी 11th स्टैंडर्ड्स में पढ़ना शुरू किया है, तो अच्छी अच्छी आदतों में पहली आदत क्या आती है कि फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, 1/2 आएगा तो अंडर रूट में लिखने का. पावर पावर अभिषेक रोकड़े, पावर अगर 1/2 आता है तो अंडर रूट में लिखने का. ठीक है अभिषेक, पावर आना चाहिए 1/2 में तो अंडर रूट में लिखते हैं. चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. 10वें क्वेश्चन में बोलता है कि ये कोई तो फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी सी टी प्लस सी ई प्लस वी नॉट. ये कोई तो फॉर्मूला है, हम लोग भी लिख लेते हैं फॉर्मूला. v इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी नॉट. ऐसा कोई तो फॉर्मूला है. इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन. ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन एक डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है. क्या समझ में आता है कि ये इक्वेशन एक डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है? इससे आप लोग को क्या समझ में आता है, बोलो मुझे. सामने वाला बोलता है कि मैंने तुम्हें ये इक्वेशन दी है और ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? व्हाट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन? बोलो. मैं भी गला फाड़ फाड़ के पिछले लेक्चर में या उससे पहले लेक्चर में तुम्हें बताता कि दिस इक्वेशन इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका मतलब क्या जानते हो आप लोग? Come on everybody, what do you understand by a dimensionally correct equation? Absolutely correct पंकजा. क्या आपको याद है मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात किया था? आदित्य एब्सोल्युटली करेक्ट, चंद्रप्रभा एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या मैंने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में? एबीसी नहीं निकालना है मेरे भाई. अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या? ठीक है, याद रखिए इस वाले बंदे का डायमेंशन, इस वाले बंदे का डायमेंशन, इस वाले बंदे का डायमेंशन और इस वाले बंदे का डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा. क्या होगा? डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन का मतलब क्या है? डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन का मतलब है हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा. ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद आई, मैंने लिख के दिया था ये चीज आप लोग के लिए कि कहीं भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा या यहां पे पहले से बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, ये पहले से तुम्हें बता रहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो यहां पे हमें फाइंड नहीं करना है, हमको ये प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि ये लोग डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो खुद ही बता रहा है. आगे बढ़ते हैं. ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी. वो बोल रहा है आपको यहां पे ए दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे बी दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे सी दिखाई दे रहा है. ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताओ वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम. जहां पे ये जो v है ये वेलोसिटी है और जहां पे ये आपको t दिखाई दे रहा है ये टाइम है. तो आपको ए बी सी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है और v नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है. v नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन
ऑफ ए, बी एंड सी। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चन सबको समझ में आया है क्या? सॉल्विंग मैं ही करने वाला हूं, उसका आप टेंशन मत लीजिए। पहले क्वेश्चन समझ में आया है क्या, उसके लिए पहले हाया ना हो जाए सब लोग का। मुझे फटाफट सब लोगों का हाया ना चाहिए मेरे को। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? बराबर है, सब लोग को ये समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन एक डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है, इसका मतलब ये होगा, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्टेप 1 सॉल्व कर रहा हूं मैं। स्टेप 1 में मैं ए का डायमेंशन फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो इक्वेशन आपके सामने दी गई है वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। तो मुझे खुद ही पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो बराबर होगा ए और टी के डायमेंशन के साथ। ऐसा ही होता ना, कोई भी डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन होती है, इसका मतलब इस बंदे का जो डायमेंशन है वो इस बंदे के डायमेंशन के बराबर होगा, या इस बंदे का डायमेंशन इसके बराबर होगा, या सबका डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा। हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। यहां से आप क्या जुगाड़ लगा सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो v बाय ए का डायमेंशन टी के डायमेंशन के, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें निकालना है ए ना, हमें निकालना है ए। हम लोग क्या कर सकते हैं, v बाय टी का डायमेंशन ए के डायमेंशन के बराबर होगा। क्या किया मैंने यहां का टी उठा के इसके नीचे ला दिया, क्योंकि यहां पे टी मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि अगर तुम्हें ए का डायमेंशन निकालना है तो तुम v बाई टी का डायमेंशन निकालो, वो ए के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ये कैसे लिखा, ये मैंने क्वेश्चन में जो चीज दी है उसकी मदद से लिखा, उसके बाद मैंने अपना नॉलेज लगाया। अगर v का डायमेंशन ए टी के बराबर है तो v बाई ए टी का डायमेंशन ए के बराबर हो जाएगा। अब v बाई टी का डायमेंशन तो तुम लोग निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो तुम v बाई टी का डायमेंशन? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v? v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। और t का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ t? t का डायमेंशन होगा m0 l0 t⁻1। ये अगर सॉल्व कर दिया तो तुम्हें a का डायमेंशन मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हें मैंने क्या सिखाया था, ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा, क्योंकि m का पावर 0 और l का पावर 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये t 1 है और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर है? तो ऊपर जाने के बाद अगर t -1 हो गया तो ये -1 और ये -1 मिलके -2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल a का डायमेंशन कितना आएगा, m0 वैसे भी ऊपर ही है, l1 वैसे ही रहेगा, t -2 हो जाएगा। ये आपका l का फाइनल डायमेंशन आएगा, a का फाइनल डायमेंशन आएगा। और आप देख सकते हैं वही आंसर यहां पे भी लिखा हुआ है। m का पावर 0 है, अपना भी m का पावर 0 है, l का पावर 1 है, अपना भी l का पावर 1 है, उसका t का पावर -2 है, अपना भी t का पावर -2 है। पहला वाला सॉल्व हो गया, स्टेप 1 डन। बोलो समझा कि नहीं समझा? कम ऑन कम ऑन, डिड यू गेट दिस? अंडरस्टूड है क्या? सिंपल था, एकदम सिंपल था। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें सर पटकने की जरूरत है। बस मुझे खाली जो गिवन था मैंने उसका मस्त वाला इस्तेमाल किया, जो गिवन था मैंने उसका बहुत ही बढ़िया वाला इस्तेमाल किया। अगर तुमने मुझे खुद ही बोला है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है तो मैं यूज करूंगा ना उस बात का। तो मैंने इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर कर दिया, टी को नीचे ले लिया, ए अकेला मिल गया। अगर इसका डायमेंशन निकाल लिया मतलब ए का डायमेंशन निकाल लिया, v का डायमेंशन लिखा, t का डायमेंशन लिखा, ये t का पावर ऊपर जाएगा तो ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो t का पावर -1, t का पावर -1 गिव्स यू t का पावर -2। खत्म हो गई कहानी अपनी। हाया ना हो जाए क्लास, कम ऑन है क्लास, हाया ना हो जाए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बराबर, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा पेज था भाई? ये था पेज नंबर 4। ठीक है, अभी सिर्फ स्टेप 1 हुआ है, अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 5 पे जा रहे हैं। अब हम करेंगे स्टेप 2।
अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे सर, वी टी इज इक्वल टू दैट सम, सो कैन वी इट एज इंडिपेंडेंट टर्म। कौन सा इंडिपेंडेंट टर्म रे बाबा? आगे बढ़ रहे स्टेप 2 में, टेक इट विथ टर्म 80। किसको आनंद, आनंद धर्म क्या बोल रहे हो आप, किसके बारे में बात कर रहे हो? वेयर इज वीटी इन द क्वेश्चन, वेयर इज वीटी इन इज द क्वेश्चन, कहां है वीटी, किधर है क्वेश्चन में? हाँ, 80 का क्या करना है? आनंद आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। सर वो जो v है ना, वो फुल मतलब 80 प्लस बी अपॉन टी सी प्लस वी जीरो है, v जीरो को इक्वल है, सो वी कैन इंडिपेंडेंट 80 ले सकते हैं क्या? v इज इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू 80 80 ले ले सकते हैं, सकते हैं? मतलब क्या है बेटा, आप अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप प्रेजेंट थे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ये पावर देता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के साथ इक्वेट किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली भी इक्वेट किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पावर है जो आपको दिया जाता है, हाँ प्रिंसिपल ऑफ हाँ, होमोजेनिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके सर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा आनंद यहाँ पे, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन का मतलब क्या है, हर एक टर्म का, टर्म मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरी चीज एक टर्म मानी जाती है, ये पूरा हर एक चीज एक टर्म है, हर यस, एक टर्म का डायमेंशन दूसरे टर्म के साथ बराबर होगा, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल। होमोजेनिटी। ठीक है, ओके सर, ओके, यस यस। चलो बढ़िया क्लास। स्टेप 2 में हम लोग जा रहे हैं क्लास। स्टेप 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप 2 में मैं करूंगा फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ सी। मैं सी का डायमेंशन सबसे पहले आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो जरा फॉर्मूले को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना है, फॉर्मूले को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना है, आपको समझ में आएगा कि सी को किसी के साथ ऐड किया जा रहा है। दिख रहा है आपको? इन द फॉर्मूला, इन द फॉर्मूला वी कैन सी दैट C is in addition with time, that is t। ये सब लोग को दिखाई दे रहा है कि जो C है वो टाइम के साथ एडिशन में है, C जो है वो टाइम के साथ एडिशन में, ये सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब एक और छोटी सी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप C का डायमेंशन इजीली फाइंड कर लोगे, और वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट चिराग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर दो दो क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। रिपीट करता हूं मैं, आप दो लोगों को तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों लोगों का डायमेंशन सेम होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर आप एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ ऐड कर रहे हो, एडिंग, इफ यू आर एडिंग समथिंग, इट इज ओनली पॉसिबल इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज आर सेम, तभी ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ क्या? अगर किसी ने आपको ये बोला, अगर किसी ने आपको ये बोला, एग्जाम्पल के तौर पे जरा मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से पे अटेंशन पे कीजिए। ये आपके पास एक जमीन है, ठीक है, नहीं आपको वेट के बारे में शायद नहीं पता होगा ना, चलो वेट नहीं, वेलोसिटी ले लेता हूं मैं आपको वेलोसिटी ले लेता हूं। सपोज कीजिए एक वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और एक वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड।
अगर कोई बोलता है आप इसको ऐड करो तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। 20 मीटर्स पर सेकेंड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड विल गिव यू एन आंसर ऑफ 50 meters per second. Easily you can add these two. Why you can add these two? Because this is having a dimension of velocity and this is also having a dimension of velocity. So both the things are having the same dimension, that's why you can add them. But अगर कोई आपको बोलेगा 20 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी है और मेरा वजन 100 किलो है, तो क्या आप 20 मीटर पर सेकेंड को 100 किलो के साथ ऐड करोगे? कभी सोचा ऐसा 20 मीटर पर सेकेंड को 100 केजी के साथ ऐड करने का ख्याल कभी दिमाग में आया है? नहीं आया बेटा। कोई बच्चे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसका यूनिट अलग है और इसका यूनिट अलग है इसलिए ऐड नहीं कर सकते। बराबर है ना? यूनिट अलग होने का मतलब क्या है बेटा? यूनिट अलग होने का मतलब है डायमेंशन अलग है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? अगर दो क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? दो क्वांटिटी को अगर ऐड किया जा रहा है इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन बराबर है। दिस इंप्लाइज we can say that dimension of C is equal to dimension of T. तो अगर आपको C का डायमेंशन लिखना है तो वो होगा M0 L0 T1। काम हो गया हमारा खत्म। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यही आंसर। गणेश कारले, मैंने कभी जिंदगी में आपको यस बोलते हुए नहीं देखा। गणेश कारले, मैंने कभी जिंदगी में आपको यस रिप्लाई चैट सेक्शन में करते हुए नहीं देखा। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं आपका ना ही आता है। पहले आप हिंदी में ना लिखते थे, फिर आप अभी इंग्लिश में लिखना चालू कर दिया। एवरी टाइम आई सी यू ना ही होता है आपका। कुछ भी पढ़ाऊं मैं, अच्छा पढ़ाऊं, बुरा पढ़ाऊं, बहुत अच्छा पढ़ाऊं, बहुत बुरा पढ़ाऊं, कैसा भी पढ़ाऊं, ना ही आता है आपका। कुछ टेक्निकल एरर है कि आपके कीपैड में यस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। यस गणेश कारले, करूं क्या? अनम्यूट करूं क्या? बात ही कर लेते आज इनसे। गणेश कारले बोलिए। अब मुंह नहीं खोलेंगे। चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्लास हम लोगों को सी का भी आंसर मिल गया है, हम लोगों को ए का आंसर भी मिल गया है। अब खाली बी का आंसर बचता है। सर सिर्फ डिनोमिनेटर में कंपेयर करना है क्या? शुभदा, कहां पे एडिशन हो रहा है? वेयर इज द एडिशन टेकिंग प्लेस? वेयर इज द एडिशन दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस? एडिशन इज टेकिंग प्लेस इन द डिनोमिनेटर ना। C is getting added with T in just denominator. So we are interested on only comparing these two terms. जहां पे एडिशन हो रहा है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। अगर C T के साथ डिनोमिनेटर में एडिशन हो रहा है तो डिनोमिनेशन को कंसीडर करेंगे ना। कहीं पे भी अगर ये टर्म न्यूमरेटर में भी होता, हमको इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वो डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में, हमको इंटरेस्ट इसमें है कि उसको किसी के साथ ऐड किया जा रहा है। न्यूमरेटर में ऐड करो या डिनोमिनेटर में ऐड करो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्या है कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है इसका मतलब दोनों का क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है क्या बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको दो सॉल्व करके दिया कि नहीं दिया? सर व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ द डायमेंशन टू, हम टी और सी को ऐड करके लिखना होगा डायमेंशन, या फिर एक बार कैसे लिखा साक्षी? मैंने टी और सी को ऐड करके लिखा नहीं मैंने। आई हैवंट रिटन एडिशन। व्हाट आई हैव सेड, रीड दिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला कि इन द फॉर्मूला वी कैन सी दैट सी इज इन एडिशन विद टी। इसका मतलब यह है कि सी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन सेम है। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा, आप जब यहां पे पुटअप करेंगे फाइनल में, आप यहां पे पुटअप करेंगे आफ्टर गेटिंग, हाँ फिर बराबर बोल रहे हो, फिर बराबर बोल रहे हो। ठीक है चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ
क्या लगता है आपको हम बी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको ए का डायमेंशन निकाल के दिखाया, मैंने आपको सी का डायमेंशन निकाल के दिखाया, बराबर है कि नहीं? अब आप मुझे बी का डायमेंशन कैसे फाइंड करके बताओगे? ये मेरा डाउट है, आपके डाउट नहीं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताओ, कैन यू सॉल्व दिस थिंग और नॉट? कैन यू सॉल्व द डायमेंशन ऑफ बी? गिव मी दिस थिंग। इफ यू कैन सॉल्व देन हाउ? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि बी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? कम ऑन है, कम ऑन है, बी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? बी इज इक्वल टू वी इंटू टी। चंद्रबा, हाउ कम बी इज इक्वल टू वी इंटू टी? आदित्य कह रहे हैं वो अनम्यूट करना चाहेंगे, ठीक है, चलो। बोलिए आदित्य। सर हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर जो अपना जो टी प्लस सी है, डायमेंशनली जो टी की मतलब डायमेंशनली हमारा सी टी के इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे नीचे डायमेंशन हमारा टी हो जाएगा, क्योंकि जो डायमेंशन टी और सी इक्वल है। और फिर जब हम टी को तो ऊपर टी और सी का डायमेंशन आप लोगों ने एक ही माना क्या नीचे? यस, जो हमारा डायमेंशन है उसकी टी है, और जो टी प्लस सी का, फिर जब वो m0, वो जो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1, m0 LT-1, जो t1 को ऊपर है ना इनटू में ले जाएंगे, तो फिर है ना यहाँ पर वो इनटू होगा, तो इसका आ जाएगा डायमेंशन m0 L1 T0। अच्छा, मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं, इसका मतलब साक्षी का डाउट ये था क्या? साक्षी, वर यू आस्किंग दिस डाउट कि हमें सी और टी के डायमेंशन पे क्या करना है? अच्छा, ओके ओके साक्षी, समझ में आया मेरे को आपका डाउट अभी। ठीक है, सो आदित्य आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि अपने पास अभी स्टेप 3 है अपने पास, ठीक है? अभी अपन एक काम करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी अपन बराबर करेंगे किसके? डायमेंशन ऑफ बी टी प्लस सी के बराबर करेंगे, बराबर है? ऐसा बोल रहे हैं आदित्य आप लोग, बराबर है? ठीक है, सो अभी आप बोल रहे हैं कि ये टी और सी का डायमेंशन तो सेम ही है। टी और सी का डायमेंशन क्या है? टी है, बराबर है? टी और सी का डायमेंशन क्या है? टी है। सर और कैन वी टेक with last two terms? What is ICM? Ishashri, what is ICM? ठीक है, ठीक है। एलसीएम, 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 एलसीएम भी ले सकते हो, तो उतना उतना अपन उतना लंबा चौड़ा क्यों जाना है अपने को? उतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत है क्या? एलसीएम वेलसीएम नहीं लिया तो भी चलेगा ना, है कि नहीं? अब नाउ व्हाट यू कैन राइट दिस इज दैट दिस होल थिंग इज हैविंग अ डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है ना साक्षी, आपका डाउट आई थिंक अभी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे होल थिंग इज द डायमेंशन ऑफ टाइम ओनली। ठीक है ना? सो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम विल बी योर बी का डायमेंशन। सो वेलोसिटी का डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी का डायमेंशन हो सकता है m0 L0 t का पावर -1, बराबर है? ठीक है, और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या हो सकता है? m0 L0 t का पावर 1, बराबर b। ठीक है, इसका मतलब अदिति आपका आंसर गलत हो गया। अदिति, अभी मैं आनंद को अनम्यूट करता हूं। आनंद बोल रहा है सर मैं भी यही बोल रहा था। L1 हो जाएगा। हाँ, L1 लिख दिया मैंने, L1 लिख दिया मैंने, L1 लिख दिया मैंने, बराबर है? आनंद आप यही बोल रहे थे क्या? हाँ अदिति। सर
ये जो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन रहता है वो m0 l1 t -1 रहता है। तो जब हमारा ये बराबर हो t गया ना है, फिर। ये मल्टीप्लाई में गया है जो t का डायमेंशन है, तो इसका जब हम इसके साथ हमारे जो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बराबर है, तो -1 और -1 0 हो जाएगा। यस सर, और जो L1 रहेगा वो एज इट इज रहेगा और m0 तो 0 ही है। बराबर है, इसका तो अपना आंसर आ गया। आनंद, आप कुछ ऐसे ही बोल रहे थे क्या? आनंद, रिप्लाई। ओके, टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना चाहिए क्या? गॉट इट, गॉट इट। वरदान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ कह रहे थे कि आपके पास कुछ आसान तरीका है। यस वरदान। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैंने एक्चुअली क्या किया ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया L अपॉन T इज इक्वल टू B अपॉन T प्लस C। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया कि L इज इक्वल टू B करके, L का फॉर्मूला 1 था तो मैंने B को डायरेक्टली L दे दिया, जिससे उसका डायमेंशन आ गया m0 t0 l1। और नीचे जो T प्लस C था वो तो वैसे ही T का डायमेंशन था टाइम का, और नीचे भी टाइम आया था 1 में, +1, तो मैंने डायरेक्टली उसको 1 दे दिया। मतलब आपने m0, फॉर्मूला कंपेयर किया? यस सर। हाँ, मतलब वरदान, इट इज सिमिलर ना, वी आर कंपेयरिंग डायमेंशंस हियर, यू आर कंपेयरिंग फॉर्मूलाज, मतलब वन ऑफ द सिमिलर ही वे हो गया ना, बराबर यस ना? सर, मैं बोल ठीक यस है, सर। वैसे भी आपका भी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, थैंक यू। यस क्लास, तो अभी ये समझ में आया है क्या? अभी ये समझ में आया है क्या सबको? साक्षी, स्पेशली आपका डाउट क्लियर है क्या? सर, आपने टी को डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लिया? सूरज, देखो बेटा कैसा है, अभी यहाँ पे b बाय ये पूरा टर्म टाइम है ना, ये पूरा टर्म टाइम है, तो अगर कोई चीज RHS में डिनोमिनेटर में होती है तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई होती है ना बेटा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला सूरज? इफ एनीथिंग इज इन डिनोमिनेटर इन द RHS, वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा ना। बहुत ही बढ़िया। सो क्या हम लोगों ने A, B और C को फाइंड आउट कर लिया है? फटाफट बोलो, डन है क्या? इज इट डन? आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ने का ख्याल आ रहा है। सो हम लोगों ने आई थिंक 7th वाला भी कर लिया था। आई थिंक वी हैव डन द 7th वन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा आदित्य, वही तो है, वही तो हम बात कर रहे हैं आदित्य। द होल बेस इज हैविंग द सेम डायमेंशन। ठीक है, ओके। आई थिंक 7th वन इज डन। हम लोग ने 8th वन इज डन, 9th वन इज डन, and we have also done the 10th one. ठीक है, and we don't have to do this one because इसमें एडिशन वाला फंडामेंटल आ रहा है। बट अपॉन टी प्लस सी की जगह पे कोई टर्म नहीं, टर्म से भी निकाल सकते हैं ना हम लोग डायमेंशन। आपको पता है ना कि वही टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है, तो आपने इक्वेट कर दिया। आप और कैसे तरीके से निकालोगे? आप इक्वेट करके ही निकालोगे ना। लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है, तैयार है सब लोग? एवरीबॉडी रेडी? जिसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन बोलता है राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। रेडी है क्या सब लोग? ठीक है, चलो पहला वाला, राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। पहला वाला है 0.003। बोलो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? कम ऑन। एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अभी भी जो गलत आंसर दे रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 0.1250। ये लीडिंग है, ये ट्रेलिंग है? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको स्क्रीन के ऊपर ले लेता हूं, बराबर है। अगला चेक करते हैं, तीसरा वाला 6.4 इंटू 10⁶। मैंने पहले ही बोला था पावर वाले बंदे सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 6 और 4 सिग्निफिकेंट है।
चौथा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमने अभी अभी किया था। पांचवा 9.1 इंटू 10⁻31, as you can see all the answers are matching. डन है क्या? आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स करने आएगा, ठीक है। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ये कॉम्पोजिट एरर्स में आता है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कॉम्पोजिट एरर का है। मनीष, आप कौन सा डाउट पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट था मनीष? क्वेश्चन नंबर 1, 6.4 into 10⁻6 2G, कैन वी एक्सप्लेन सर? 6.4 into 10⁻6 है ना, तो मैंने अभी क्या बोला था, 10⁻6 पावर कभी भी डायमेंशन में नहीं लेते, पावर डायमेंशन बोल रहा हूं, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता। तो यहाँ पे 6 और 4 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, ऐसा हम बोल रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वाले में भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट वाले में भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो 1 और 6 ही है खाली, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सेकेंड, यू वांट दिस मनीष, यू आर सेइंग दिस? यस मनीष, सिलेबस में नहीं है, ये कॉम्पोजिट एरर्स में आता है, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो जो रेड्यूस किया है ना अपन ने, कॉम्पोजिट वाला रेड्यूस किया है ना अपन ने, उसमें आता है, इसलिए आपको नहीं जमेगा। अंडरस्टूड मनीष? दिस कम्स अंडर कॉम्पोजिट एरर वाला टॉपिक, दो रेड्यूस कर दिया गया, इसलिए आपको ही नहीं जमेगा। और अगला कौन सा बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B with a velocity V. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by इतना, ठीक है। Find the dimension of B. ये कर सकते हैं हम लोग। चलिए let's start with this thing. हमने आई थिंक सो ये नहीं किया हुआ है ना, we haven't done this. थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, बराबर है, ये हमें करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ बातों की जानकारी मैं आपको यहां पे दे देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है, वो क्या लोगों के बारे में बात कर रहा है, जरा हम लोग ध्यान से बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए। सपोज कीजिए कि यहां पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और सपोज कीजिए यहां पे एक मैग्नेट का साउथ पोल है। तो अगर आपने कभी बचपन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल तक जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल्स फ्रॉम अ नॉर्थ पोल टू अ साउथ पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज, जैसे यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है, उस चार्ज का नाम है E। एक्चुअली चार्ज को, जो चार्ज होता है चार्ज, उसको आप लोग डिनोट करते हो Q के साथ, बट अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको E भी बोलते हैं। कोई भी चार्ज को आप E भी बोलते हो, ठीक है। अगर ये चार्ज एक वेलोसिटी के साथ, V नाम की वेलोसिटी के साथ, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, इसको आपने ऐसा टक करके धक्का मारा, तो आपने इसको जैसे ही धक्का मारा, ये बंदा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो गया, मतलब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको B से डिनोट करते हैं। B इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो पहली लाइन क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास चार्ज E है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है विथ अ वेलोसिटी V। यहां तक सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है क्या? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग? B के ऊपर एरो क्यों है? क्योंकि B एक वेक्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। B के ऊपर एरो इसलिए है क्योंकि B एक वेक्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है। यस, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? आपके पास एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, जो एक V नाम की वेलोसिटी के साथ
मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। किसमें एंटर करता है? v नाम की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स है, और ये इलेक्ट्रॉन v नाम की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ऐसा पहले की 3 लाइंस बोलती हैं, पहले की 3 लाइंस ऐसा बोलती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये देखो, इस तरह से एंट्री कर रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब है वेलोसिटी जैसे वो एंटर कर रहा है, जैसे वो एंटर कर रहा है, तो वेलोसिटी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो मैंने यहां पे बना के आपको दिखाया है। ठीक है, वैसे ये सब चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए सिर्फ लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फोर्स ऑन द चार्ज E इज गिवन बाय। अगर कोई चार्ज वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है BeV। व्हाट इज दिस F? दिस इज फोर्स। व्हाट इज दिस B? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस E? चार्ज। व्हाट इज दिस V? वेलोसिटी। वापस रिपीट करता हूं, जब एक चार्ज जिसके पास वेलोसिटी है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जिस फोर्स का फॉर्मूला है ये। हम लोग आगे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें वो क्या बोल रहा है? अब हमें बोल रहा है ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ बी। ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ बी, हमें बी का डायमेंशन ऑब्टेन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द क्वेश्चन। सिर्फ हल्का फुल्का, एक चार्ज है जिसके पास वेलोसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, बस इतना सबको समझ में आ रहा है। और फोर्स का फॉर्मूला ये है, हमें बताना है बी का डायमेंशन कितना है। गिव मी यस और नो, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? फाइंड कर सकते हैं बी का डायमेंशन? स्टार्ट करेंगे बी का डायमेंशन, बोलो हाँ या ना बोलो। कैन वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी? बहुत ही बढ़िया। अगर आपको याद आएगा तो मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल में आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग ने निकालना सीखा था। फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वहां से G का फॉर्मूला कैसे निकाला था हम लोगों ने? इधर उधर किया था। सिमिलरली यहां से सबसे पहले B का फॉर्मूला निकालो। B का फॉर्मूला क्या आएगा? B का फॉर्मूला आएगा F अपॉन EV। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ बी। आई होप ये सब लोगों को समझ रहा है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी। बराबर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ बी इधर रखा, ईवी नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है, अगर आपको बी का डायमेंशन निकालना है, तो एक्चुअली आप अगर इस टर्म का डायमेंशन निकाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। जो ये टर्म का डायमेंशन है वही डायमेंशन बी का है। तो चलो चालू करते हैं। ऊपर फोर्स है, कोई मुझे फोर्स का डायमेंशन बताएगा? कम ऑन, जल्दी, फोर्स का डायमेंशन कोई मुझे बताएगा? एवरीबॉडी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1। ओके, l कितना होगा? l भी 1 होगा और t -2 होगा। फोर्स का डायमेंशन आप पढ़ के बैठे हो पहले से, ठीक है ना? l 1 होगा कि l 2 होगा? हाँ, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे E लिखा है मैंने। E मतलब क्या होता है? चार्ज। E मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन भी मैंने आपको सिखाया है, बताओ। चार्ज का डायमेंशन होता है करंट इंटू टाइम। याद आया? चार्ज का डायमेंशन होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट इज I1, टाइम इज 1। आप a टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, I टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, मैंने दोनों आपको समझाया था। अगला बंदा यहां पे कौन है? दिस अगला बंदा इज वेलोसिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। अभी अभी हमने कहीं पे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा था, बराबर है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ऊपर लेके जाना है, तो अपना काम हो जाएगा। तो चलो ऊपर लेके जाते हैं। अब नीचे से ऊपर m का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तो m तो 1 ही रहेगा। अब नीचे l का पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहां पे नीचे l का पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा।
और ऊपर पहले से L का पावर प्लस है, तो ये 1 और ये -1 मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां पे ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, L to the power 1, L to the power 1 will get cancelled. That means you will be left with L का पावर 0. I आप ऊपर लेके जा सकते हैं, बट उसके पहले T लेके चले जाओ। यहां पे T +1 है, यहां पे T -1 है, ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर का सिर्फ T का पावर -2 बचेगा, और नीचे I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो I का पावर -1 हो जाएगा। जरा चेक कर लीजिए क्या हमारा टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच हो रहा है। L का पावर 0 है, हमारा भी L का पावर 0 है, M का पावर 1 है, हमारा भी M का पावर 1 है, यहां पे T का पावर -2 है, यहां पे भी T का पावर -2 है, यहां पे I का पावर -1 है, यहां पे भी I का पावर -1 है, मैच हो रहा है। बोलो रे बाबा, बोलो, समझ में आ रहा है कि बोलो। वरदान, लॉरेंस फोर्स के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है वरदान? जिस लॉरेंस फोर्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आती है, ठीक है? साक्षी, इसका यूनिट पर बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो आपने अभी तक से शायद सुना नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका यूनिट हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वी राइट इट एज टी, दैट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यू राइट इट एज टेस्ला। हाँ, मतलब आप अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, तो दोनों को मिला के फिर आप लॉरेंस फोर्स बोल सकते हो। इफ यू आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर, बराबर है? पहले मुझे इसके बारे में सब लोग बोलो, डन है? मनीष स्पेशली आपका डाउट क्लियर है क्या? मनीष,